आप एक ऐसी पोस्ट पाना चाहते हैं जिसमें पावर भी हो, रिस्पेक्ट भी हो और सैलरी भी बढ़िया हो, तो तहसीलदार आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आज हम बात करेंगे कि तहसीलदार कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, क्या इनकी डायरेक्ट भर्ती होती है या फिर प्रमोशन से बनते हैं, मतलब किसी दूसरे पद से प्रमोशन से बनते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी, कौन सा एग्जाम होता है, कैसे क्या प्रमोशन होता है, सैलरी कितनी होती है, सब कुछ जानेंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तहसीलदार क्या होता है, इस पोस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, तहसीलदार जो है ये एक तहसील का पोस्ट है, तहसील लेवल का। देखो, हर एक ज़िले में कई सारी तहसील होती है ना, तो जो तहसील होती है उनमें एक अधिकारी बैठता है, मेन अधिकारी। उस अधिकारी को कहते हैं तहसीलदार, ठीक है। और ये एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। इनका काम क्या होता है? तहसीलदार का काम होता है खसरा खतौनी जैसे जो ज़मीन के रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको संभालना, ठीक है। इसके बाद राजस्व वसूली, मतलब कि जो टैक्स है जनता से, है ना, राजस्व जो है उसको वसूल करना। ज़मीन की जो रजिस्ट्री होती है, प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, वहीं से होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे सरकारी काम होते हैं, वो तहसीलदार के अंडर में होते हैं, ठीक है। तो ये होता है तहसीलदार का पोस्ट। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे बनते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझिए, अधिकतर स्टेट्स में यही सिस्टम चलता है, अधिकतर राज्यों में, कि सीधे तहसीलदार की भर्ती नहीं होती है, मतलब डायरेक्ट तहसीलदार का पोस्ट आपको नहीं मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम दे करके। तो भैया प्रक्रिया क्या होती है? अधिकतर राज्यों में यही प्रक्रिया है कि सबसे पहले आपको नायब तहसीलदार बनना पड़ता है, और नायब तहसीलदार बनने के बाद आप कुछ वर्षों के प्रमोशन के बाद तहसीलदार का जो पद है ये प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये आएगा कि नायब तहसीलदार कैसे बनते हैं। तो अधिकतर राज्यों में क्या होता है भैया, पीसीएस का एग्ज़ाम कराया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे करके आप नायब तहसीलदार बन सकते हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, यूपीपीएससी जो है, वो एग्ज़ाम कराती है। उस परीक्षा को दे करके आप नायब तहसीलदार बन सकते हो। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होता है। इसी तरीके से अदर स्टेट्स में भी इस तरीके की प्रक्रिया होती है कि नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए भर्ती निकलती है, उस पर सिलेक्शन होता है और फिर कुछ वर्षों के प्रमोशन के बाद तहसीलदार बन जाते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, अनुभव और प्रमोशन से बनते हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार से। दूसरा क्या होता है भैया, जो लोअर पोस्ट होते हैं, जैसे कि लेखपाल का पोस्ट है राजस्व डिपार्टमेंट में, आप लेखपाल, और आपका अच्छा प्रदर्शन रहा तो प्रमोशन से आप कानून गो बन सकते हो। कानून गो को राजस्व निरीक्षक भी बोलते हैं, ठीक है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी बोलते हैं जो कानून गो होता है। और कानून गो से प्रमोशन के बाद आप नायब तहसीलदार बन सकते हो, और फिर भी सर्विस में टाइम रह जाता, अच्छा परफॉर्मेंस रहता, अच्छी सीनियरिटी है, अच्छा आपका काम परफॉर्मेंस रहा है, तो आप तहसीलदार भी बन सकते हो, ठीक है। तो नायब तहसीलदार भैया जब सेलेक्ट होते हो ना, इस पोस्ट पर आते हो तो जल्दी बन जाते हैं तहसीलदार। और जो छोटी पोस्ट होती हैं, लेखपाल या फिर कानूनगो, इनसे प्रमोशन से तहसीलदार बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है या फिर जो अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं नायब तहसीलदार बनने के लिए, उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री कर रखी है। बस डिग्री पर होगा कि बैचलर इन या फिर बैचलर ऑफ, है ना, कोई भी डिग्री है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, देन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग, फार्मेसी, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री है, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ राज्यों में क्या होता है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी जो इसका नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम होता है उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का होता है सिस्टम। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो जो कम से कम जो एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, मतलब कि मिनिमम 21 वर्ष 21 ईयर्स, और अधिकतम 40 वर्ष, ठीक है। आरक्षण मिलता है, छूट मिलती है, कितनी मिलती है? ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की अपर एज लिमिट में, मतलब कि वो कैंडिडेट्स 40 + 3 43 वर्ष की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। एससी या फिर एसटी कैंडिडेट्स हो तो 5 साल की छूट मिलती है, मतलब कि 40 + 5 45 वर्ष की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एज लिमिट और रिलैक्सेशन है ये स्टेट के अकॉर्डिंग बदल भी सकती है। तो पर्टिकुलर आप जिस स्टेट में, जिस राज्य में बनना चाहते हैं तहसीलदार, वहाँ का जो प्रक्रिया है, जो विज्ञापन है, उसको पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं चयन की प्रक्रिया क्या होती है। ये जो प्रक्रिया है लगभग सभी स्टेट्स में ऐसा ही होता है कि सबसे पहले होता है एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा, ये ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। इसमें बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। इस परीक्षा को अगर आप अच्छे तरीके से पास कर लेते हो, देन आपका नाम मेंस एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा। और मेंस मतलब कि जो मुख्य परीक्षा है, ये डिस्क्रिप्टिव होती है, लिखने वाली होती है।
इस परीक्षा को भी अच्छे तरीके से पास कर लेते हो, देन आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाओगे, इंटरव्यू अच्छे तरीके से हो जाएगा, है ना। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट में नाम, फाइनल सिलेक्शन, फिर आपकी ट्रेनिंग और आगे की प्रक्रिया होती है पोस्टिंग वाली। तो इस तरीके का सिस्टम होता है, ठीक है। अधिकतर स्टेट्स में यही प्रक्रिया है नायब तहसीलदार बनने के लिए, या फिर जो SDM का पोस्ट होता है, या फिर BDO बनने के लिए। चलिए अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में, तो समझिएगा। तो परीक्षा का पैटर्न जो देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में GK प्लस करंट अफेयर्स, इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। वैसे समझिएगा हर एक स्टेट के सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है, तो आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का जो सिलेबस है उसको देखिए, उस हिसाब से रणनीति बनाइएगा, ठीक है। ये हम आपको जानकारी के लिए, रेफरेंस के लिए बता रहे हैं, लेकिन वैसे आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर जहाँ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ का देखिएगा, ठीक है, क्योंकि राज्य के अनुसार सिलेबस चेंज भी हो सकता है। सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, देखिए नायब तहसीलदार का जो पोस्ट है इस पर स्टार्टिंग सैलरी, इन हैंड सैलरी की बात हो रही है 45 से 65 हज़ार रुपये प्लस होती है महीने की स्टार्टिंग सैलरी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया 45 से 65 क्यों, मतलब कि ये कम ज़्यादा क्यों है। तो ये होता है सिटीज़ के अकॉर्डिंग, आप किस प्रकार की, किस लेवल की सिटी में पोस्टेड हो। देखो जो Tier 1 सिटीज़ होती हैं, मतलब जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं, टॉप वाली सिटीज़, वहाँ पर महंगाई भी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको महंगाई भत्ता मिलता है, और जो भत्ते होते हैं वो भी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सैलरी बढ़ जाती है। और जो Tier 1, Tier 2 या फिर Tier 3 सिटीज़ होती है वहाँ पर थोड़ा भत्ते कम मिलते हैं, इसलिए सैलरी कम होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। तहसीलदार की बात करते हैं तो 55 से 85 हज़ार रुपये प्लस सैलरी होती है, फिर प्रमोशन से और भी ज़्यादा सैलरी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिस्टम है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। अब बात करते हैं दोस्तों वर्क प्रोफाइल की, मतलब काम क्या करना होता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि खसरा खतौनी जो ज़मीन के रिकॉर्ड्स हैं उनको संभालना, रजिस्ट्री और म्यूटेशन करना, और राजस्व वसूली और ज़मीन से जुड़े जो विवाद होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा वाले मामला होता है उसको भी देखते हैं, और कानून व्यवस्था में सहयोग भी करते हैं, ठीक है। अब पावर और अधिकार की बात कर लेते हैं। तो तहसील के लेवल का, मतलब कि तहसील के स्तर पर जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो तहसीलदार के पास होता है, पावर होती है, और एक सरकारी अधिकारी की पहचान होती है। आप तहसील में बैठते हो, बहुत लोगों से मिलते हो, ठीक है। तो फील्ड प्लस ऑफिस दोनों का काम आपको मिलता है, जनता से सीधा जुड़ने का मौका आपको मिलता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं करियर ग्रोथ की, प्रमोशन कैसे क्या सिस्टम होता है। देखो नायब तहसीलदार बनोगे आप एग्ज़ाम दे करके, या फिर लेखपाल या फिर कानूनगो, इन पदों से प्रमोशन से बनोगे, ठीक है। दो तरीके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि आप डायरेक्ट UPPCS या फिर सिमिलर एग्ज़ाम दे करके बन जाओ, या फिर आप जो नीचे के पोस्ट हैं कानूनगो या फिर लेखपाल, इनसे प्रमोशन से बनो नायब तहसीलदार। फिर आप प्रमोशन से तहसीलदार बनोगे, तहसीलदार के पदों पर काम करते हो अच्छे तरीके से। देखो ये पोस्ट तभी आपको मिलेंगे जब नायब तहसीलदार की पोस्ट पर आओगे। देखो प्रमोशन होने में टाइम लगता है, तो डायरेक्ट आप नायब तहसीलदार के तौर पर भर्ती हुए हो, देन आप प्रमोशन से तहसीलदार बन जाओगे, बढ़िया काम करते हो सही से, है ना, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, तो तहसीलदार से प्रमोट होकर के आप बन सकते हो SDM, ठीक है, और SDM से प्रमोट होकर के ADM बन सकते हो। तो ये इस तरीके का होता है प्रमोशन का सिस्टम। ये एक्सपीरियंस और सीनियरिटी या फिर एग्ज़ाम के आधार पर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तैयारी के बारे में। समझिएगा NCERT जो है कक्षा 6 से 12 तक की ये अच्छे तरीके से पढ़ो। डेली करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो करते रहो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो और टाइम मैनेजमेंट सीखो। क्योंकि देखो एग्जाम में आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, तो उस टाइम में कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हल करना है, सही क्वेश्चंस को, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अब फ़ायदे की बात करते हैं दोस्तों, तो फ़ायदा क्या होता है, पावर मिलता है, साथ में सम्मान मिलता है, और बढ़िया सैलरी मिलती है आपको, और सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी मिलती है, मतलब सरकारी नौकरी में सुरक्षा आपको मिलता है कि जॉब का, कि आपकी जॉब सिक्योर है। नुकसान की बात करते हैं भैया, काम का दबाव होता है, पब्लिक डीलिंग भी आपको करनी होती है, और ट्रांसफ़र भी हो जाता है। ऐसा होता है देखो कहीं पर आप सेटल हो गए हो, है ना, उस ज़िले में काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हो, लेकिन ऊपर से आदेश आया कि आपका जो तबादला है वो कर दिया गया है, तो ट्रांसफ़र की भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों तहसीलदार का जो पोस्ट है कैसा क्या है। देखो ये पावरफुल पोस्ट है, पावरफुल करियर आपको मिलता है। अगर आपको तहसीलदार बनना है तो आज से तैयारी शुरू करो और लगातार मेहनत करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं उन पर आपको खरे उतरना होगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, सही तरीके से डॉक्यूमेंट अच्छे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और फिर आप अच्छे तरीके से तैयारी करो।
सेल्फ स्टडी से हो सकता है, आपको लगता है तो उससे, नहीं तो कोचिंग जरूर ज्वाइन करो। ठीक है, बढ़िया टाइम टेबल, शांति से पढ़ो, दिमाग पर उतना लोड ना लो, मतलब ज़्यादा चिंता ना करो, पढ़ाई करो लेकिन चिंता ना करो। देखो भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। यहाँ पर फल की इच्छा करने से मतलब ये नहीं जैसे काम करो मजदूरी नहीं, मतलब तुमको नहीं लेनी, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि फल अपने अकॉर्डिंग ना चाहो, तुम कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। फल कैसे मिलेगा? फल मिलेगा आपके प्रारब्ध हो कर्म के अनुसार। प्रारब्ध क्या? जो पिछले कर्म रहे हैं और जस्ट ये जो कर रहे हो ना, इसका दोनों के अनुसार मिलेगा। तो उसके अनुसार आपको बढ़िया भी मिल सकता है, खराब भी मिल सकता है। अगर आप, और बात रही कि इच्छा ना करो वाली, तो देखो मान लो आपने इच्छा कर ली कि हम बन ही जाएंगे, लेकिन पिछला कुछ आपने ऐसा कर रखा या फिर इस बार अच्छा कर्म आपका नहीं बन पाया और जिसकी वजह से सेलेक्ट ना हुए, तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए अपनी तरफ से प्रयास खूब करो, लेकिन ज़्यादा उम्मीद ना रखो। जब उम्मीद नहीं है तो सफलता मिलेगी तो बहुत आप कूदोगे नहीं, और सफलता मिलेगी तो बहुत परेशान नहीं होगे, है ना। तो कुल मिलाकर के मेहनत करो, अपनी तरफ से जितना हो सके उतना टाइम दो, उतना अच्छे तरीके से पढ़ो। फिर जो फल है ये प्रकृति पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेहनत कीजिए, आपको अच्छा परिणाम मिले, यही हम चाहते हैं, जिससे आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन करके जनता की सेवा करें।